क्लास 8 के चैप्टर 4 कंबस्शन एंड फ्लेम में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अंत में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी समझेंगे। कंबस्शन एंड फ्लेम, हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि चीज़ें कैसे जलती हैं, चीज़ें क्यों जलती हैं। जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसे कंबस्शन कहा जाता है कि कंबस्शन हो रहा है, और जो आग जलने पे दिखती है उसे फ्लेम कहा जाता है। इस चैप्टर में हमें यही दो कॉन्सेप्ट्स को समझना है। शुरुआत करते हैं हम कंबस्शन को समझने से। कंबस्शन होने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती है। कहीं भी कंबस्शन हो रहा हो, कुछ जल रहा हो, तो इसमें 3 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। पहला फ्यूल यानी ईंधन, जिसकी एनर्जी रिलीज होती है जलते हुए, जो जलता है। दूसरा ऑक्सीजन, जो फ्यूल के साथ जुड़ के फ्यूल की एनर्जी को निकालने में मदद करता है। ऑक्सीजन फ्यूल को जलाता है। और तीसरा है हीट या इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। हमारे आसपास सारी चीज़ें ही जल सकती हैं। आपका मोबाइल, टेबल, चेयर, दरवाजे, कपड़े, सब कुछ। बहुत सा फ्यूल हमारे चारों तरफ है और इन फ्यूल्स के आसपास ऑक्सीजन भी है। फ्यूल जल सकता है और ऑक्सीजन फ्यूल को जला सकती है। पर हमारे आसपास चीज़ें अपने आप नहीं जलती हैं। चीज़ें तभी जलती हैं जब हम उनमें आग लगाते हैं। ऑक्सीजन फ्यूल से तब तक नहीं जुड़ता है जब तक इस ऑक्सीजन को फ्यूल से शुरू में जुड़ने के लिए कुछ एनर्जी न मिले, कुछ हीट न मिले। और जब आप माचिस जला के किसी भी चीज़ से टच करते हैं तो वहाँ का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ये टेम्परेचर इतना हो जाता है कि ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ने लगे तो चीज़ों में आग पकड़ लेती है। एक बार ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ने लगे तो आपको अलग से हीट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। जब ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ती है तो ढेर सारी हीट निकलती है और इस हीट से बाकी का फ्यूल भी ऑक्सीजन से जुड़ने लगता है। और ऑक्सीजन के जुड़ने से और ज़्यादा हीट निकलती है, जिससे और ज़्यादा फ्यूल जलता है और धू करके चीज़ें जल जाती हैं। और ये चीज़ें तब तक जलती हैं जब तक कि पूरा फ्यूल ही ना ख़त्म हो जाए। इस जलने को प्रोसेस को ही कंबस्शन कहा जाता है। कंबस्शन के लिए हमेशा 3 चीज़ें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। अब हम एक एक करके फ्यूल के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और इग्निशन टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। इसके बाद फिर हम कंबस्शन के बारे में भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं फ्यूल से। फ्यूल मतलब कुछ भी जो जल सके। फ्यूल हमारा सॉलिड हो सकता है, जैसे लकड़ी और कोयला। फ्यूल हमारा लिक्विड भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल। और फ्यूल हमारा गैस के रूप में भी हो सकता है, जैसे LPG या CNG। किसी भी 1 किलो फ्यूल में जितनी भी टोटल एनर्जी मौजूद होती है, स्टोर्ड होती है, उसे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। The amount of energy stored in 1 kilogram of fuel is called its calorific value. किसी भी 1 किलो फ्यूल में जितनी भी टोटल एनर्जी मौजूद होती है, स्टोर्ड होती है, उसे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इस टेबल में बहुत से फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम में नापा जाता है। किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलो काऊ डंग केक, जिसे कंडा, उपला या गोईठा भी बोलते हैं, इसमें 1 किलो में 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी होती है। लकड़ी में 17000 से 22000 किलो जूल होती है। कोयला में 25000 से 33000। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल में 45000, 45,000। मीथेन और CNG में 50,000। LPG में 55,000। बायोगैस में 35,000 से 40,000 और हाइड्रोजन में 1,50,000 किलो जूल एनर्जी होती है। इस नंबर से आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे और हमें इनसे बहुत कुछ समझना भी नहीं है। बस ये समझना है कि अलग अलग फ्यूल के अंदर अलग अलग अमाउंट में एनर्जी स्टोर्ड होती है।
10,000 किलो जूल एनर्जी से हम 30 से 40 लीटर पानी को उबाल सकते हैं। ये एक रेफरेंस नंबर है जिसको आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी इन सब के अंदर स्टोर्ड है। 10,000 किलो जूल एनर्जी से हम 30 से 40 लीटर पानी को उबाल सकते हैं। किसी भी 1 किलो फ्यूल में जितनी एनर्जी होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। अब इस फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसे हम कितना यूज कर पाते हैं, इसे फ्यूल एफिशिएंसी कहा जाता है। फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसे हम कितना यूज कर पाते हैं, इसे फ्यूल एफिशिएंसी कहा जाता है। जैसे कोयल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसे कोयल के थर्मल प्लांट में जला के एनर्जी बनाई जाती है और यहाँ पे इस कोयल की फ्यूल एफिशिएंसी होती है लगभग 30 से 35%। स्कूटी में भी पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू को जला के इसे चलाया जाता है। जो स्कूटी की फ्यूल एफिशिएंसी है वो लगभग 25 से 30% होती है, 25 to 30%। अलग अलग इंजन में फ्यूल की अलग अलग फ्यूल एफिशिएंसी होती है। हम जो खाना खाते हैं इसमें भी एनर्जी होती है, इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और हमारे शरीर की फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 20 से 25% होती है। यानी कि जो फ्यूल के अंदर एनर्जी है, हम इस एनर्जी का सिर्फ 20 से 25% ही यूज कर पाते हैं और बाकी की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी का वेस्ट होना अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे इंजन, ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी को, फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसे और अच्छे से यूज कर पाए। हमारे आसपास सब कुछ ही फ्यूल है और हम ढेर सारी चीज़ों को जला के भी उनकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं क्योंकि सबके अंदर ही एनर्जी है। पर कुछ फ्यूल्स के अंदर एनर्जी कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। कुछ कम पोल्यूशन करते हैं, कुछ ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। कुछ फ्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम मेहनत लगती है, कुछ को ले जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक आइडियल फ्यूल की बात की। आइडियल फ्यूल मतलब जो भी फ्यूल इन 4 चीज़ों को जितना अच्छे से मानेगा वो हमारा आइडियल फ्यूल कहलाएगा। अच्छे फ्यूल होने के, आइडियल फ्यूल होने के 4 पॉइंट्स हैं। पहला है, इनमें एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्यूल का यूज़ हो रहा है एनर्जी के लिए ही। तो पहला है ज़्यादा एनर्जी, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा है इन्हें ले आने और ले जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं तो लोग जला कैसे पाएंगे इन्हें। फ़ायदा क्या है ऐसे किसी भी फ्यूल का जो अवेलेबल ही ना हो। इसलिए दूसरा पॉइंट है कि इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरा पॉइंट है कि ये फ्यूल सस्ते हों, जितनी एनर्जी देते हैं उसके हिसाब से सस्ते हों, चीप हों। और लास्ट पॉइंट है कि इनसे कम से कम पोल्यूशन हो, क्योंकि इन फ्यूल्स को सबको ही जलाना है और थोड़ा भी पोल्यूशन होगा तो बहुत सारे लोगों का ये थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन मिलके बहुत सा पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स के हिसाब से हम आइडियल फ्यूल को डिसाइड करते हैं। हमें फ्यूल मेनली 2 चीज़ों के लिए चाहिए होता है। पहला खाना बनाने के लिए और दूसरा है हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। खाना बनाने के लिए जो आइडियल फ्यूल है वो है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और गाड़ियों के लिए आइडियल फ्यूल है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों फ्यूल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये सिलेंडर्स में भर के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। ये सस्ते तो नहीं हैं, पर ये जलने के बाद पोल्यूशन नहीं करते हैं। LPG और CNG जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही निकलता है। बाकी के जो दूसरे फ्यूल्स हैं वो जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा दूसरी चीज़ें भी निकलती हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। जैसे लकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर यानी PM, तार TAR और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs निकलती हैं। और पेट्रोल और डीजल को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर
और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा जो भी दूसरी चीजें हैं उनसे पोल्यूशन फैलता है, इसलिए ये एलपीजी और सीएनजी अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। फ्यूल के बारे में हमने समझ लिया, अब हम ऑक्सीजन को समझते हैं। ऑक्सीजन किसी भी चीज में आग लगवाती है। जब ऑक्सीजन किसी भी चीज से जुड़ती है तो चीजों में जो एनर्जी होती है वो बाहर आने लगती है, और ऑक्सीजन के जुड़ने से जो तेजी से एनर्जी निकलती है वो हमें हीट के रूप में, आग के रूप में दिखती है। ऑक्सीजन के जुड़ने से ही एनर्जी बाहर आती है। हम भी जब सांस लेते हैं तो हवा की ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, और हमारा जो खाना होता है, जो फ्यूल होता है, उससे ये ऑक्सीजन जुड़ने लगती है। और हमें पता है कि किसी भी फ्यूल से जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जिंदा रहने के लिए एनर्जी को फ्यूल से निकालने के लिए फिशेस, एनिमल्स, सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमने फ्यूल को समझ लिया, हमने ऑक्सीजन को भी समझ लिया। अब हम इस इग्निशन टेम्परेचर को समझते हैं। देखिए, फ्यूल जलता है और ऑक्सीजन जलाती है। हमारे आसपास सारी चीजें ही जल सकती हैं। बहुत सा फ्यूल हमारे चारों तरफ है, और इन फ्यूल्स के आसपास ऑक्सीजन भी है। फ्यूल जल सकता है और ऑक्सीजन फ्यूल को जला सकती है, पर हमारे आसपास चीजें अपने आप नहीं जलती हैं। चीजें तभी जलती हैं जब हम उनमें आग लगाते हैं। ऑक्सीजन फ्यूल से तब तक नहीं जुड़ती है जब तक इस ऑक्सीजन को फ्यूल से शुरू में जुड़ने के लिए कुछ एनर्जी न मिले, कुछ हीट न मिले। और जब आप माचिस जला के किसी भी चीज से टच करते हैं तो वहां का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब ये टेम्परेचर इतना हो जाता है कि ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ने लगे तो चीजों में आग पकड़ लेती है। एक बार ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ने लगे तो आपको अलग से बार बार हीट देने की जरूरत नहीं रहती है। जब ऑक्सीजन फ्यूल से जुड़ती है तो ढेर सारी हीट निकलती है, और इस हीट से बाकी के फ्यूल्स भी ऑक्सीजन से जुड़ने लगते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने से और ज्यादा हीट निकलती है, जिससे और ज्यादा फ्यूल जलते हैं, और धुआं करके हमारे आसपास की चीजें जलने लगती हैं, जल जाती हैं। अगर ऑक्सीजन अपने से चीजों से जुड़ जाती बिना किसी अलग से हीट दिए तो हमारे आसपास सारी जली हुई चीजें ही होती। हमारे खानों में एनर्जी भी नहीं होती, न लकड़ी होती, न बाकी के फ्यूल होते, क्योंकि ऑक्सीजन तो चारों तरफ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, आइए समझते हैं। नेचर ने एक लॉक लगा के रखा है सारे फ्यूल्स पे, ताकि वो ऑक्सीजन से न जुड़े। जब इस लॉक वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी शुरू में मिल जाती है तो पूरे फ्यूल की एनर्जी ही अनलॉक हो जाती है, और इस लॉक का नाम है इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज को जलाने के लिए, यानी किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए जो कम से कम हीट या जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। किसी भी चीज को जलाने के लिए, यानी किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए जो कम से कम हीट या जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सभी फ्यूल्स के इग्निशन टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। सभी फ्यूल्स में जो एनर्जी का लॉक होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे लॉक होता है। वुड का इग्निशन टेम्परेचर है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी आपको अगर वुड जलाना है तो 300 और 400 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देनी पड़ेगी। कोयले के लिए ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर 280 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच है। सीएनजी का ज्यादा है, 580 डिग्री सेल्सियस। और जिन फ्यूल्स का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों नाम यूज कर सकते हैं। जिन फ्यूल्स का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। वुड, अल्कोहल, एलपीजी, पेट्रोल जैसी चीज़ों के इग्निशन टेम्परेचर कम होते हैं, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं।
इसलिए इन्हें इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए आपको वार्निंग वाले पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे कि गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, सिगरेट मत जलाइए, नेकेड फ्लेम मत दिखाइए। हमने फ्यूल के बारे में देखा, हमने ऑक्सीजन के बारे में भी देखा और हमने इग्निशन टेम्परेचर को भी समझा। और इन तीनों के मिलने से होता है कंबस्शन, यानी आग लग जाती है, चीज़ें जलने लगती हैं। इस कंबस्शन के भी 3 प्रकार होते हैं। ये कंबस्शन भी 3 तरह का होता है। पहला है रैपिड कंबस्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और तीसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बोले तो पटाखे, फायरवर्क्स, जिसमें बहुत ही तेज़ी से कंबस्शन होता है, एक्सट्रीमली रैपिड, इतना तेज़ी से कि इसमें लाइट, हीट और साउंड तीनों निकलते हैं। हमारे आसपास जो बाकी चीज़ें जलती हैं, माचिस का जलना, खाना बनाते हुए गैस स्टोव का जलना, कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब रैपिड कंबस्शन कहलाते हैं। इसमें हमें हीट और लाइट मिलती है, साउंड नहीं होता है एक्सप्लोजन जितना। रैपिड और एक्सप्लोजन के अलावा एक तीसरे तरह का कंबस्शन होता है जिसे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहा जाता है, और ये कंबस्शन थोड़ा अलग होता है। जल्दी देखने को ये मिलता नहीं हमारे आसपास, इसमें बाहर से कोई हीट नहीं देनी पड़ती। कुछ चीज़ें अपने आप गर्म होके अपने इग्निशन टेम्परेचर के पार चली जाती हैं। जब इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन चीज़ों को खाते हैं तो उनके वजह से ये गर्म होने लगती हैं, और जैसे ही ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को पार करती हैं, इनमें आग लग जाती है और ये भी धू धू करके जलने लगती हैं। कभी कभी तेल लगे हुए कपड़ों में भी हवा के कारण आग लग जाती है। कोयले के ढेर में भी सिर्फ हवा से ही कभी कभी आग लग जाती है। सूखी हुई घास और पराली यानी जिससे भूसा बनता है, इसमें भी अचानक आग लग जाती है, क्योंकि डिकम्पोजर्स इनकी एनर्जी चुराने के लिए इनको खाते हैं, और कभी कभी डिकम्पोजर्स की चोरी की वजह से ये इग्निशन टेम्परेचर के पार पहुंच जाती हैं। रैपिड और एक्सप्लोजन, इन दोनों में एक्सटर्नल हीट हमें देना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। लेकिन जो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है, इसमें इंटरनल होता है। हम बाहर से इसको आग नहीं देते हैं, बाहर से इग्निशन टेम्परेचर नहीं देते हैं, अंदर ही इसका जो हीट का बिल्डअप होता है और इसके वजह से इग्निशन टेम्परेचर पार हो जाता है। तो हमने कंबस्शन को ठीक से समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि अगर कहीं कंबस्शन हो रहा हो, कहीं आग लगी हो, तो उसे कैसे बुझाया जा सकता है। देखिए, आग लगने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। तब जाके आग लगती है, तब जाके कंबस्शन होता है। तो अगर आग को बुझाना हो, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को हटा देंगे तो आग नहीं जल पाएगी, आग बुझ जाएगी, कंबस्शन बंद हो जाएगा। अगर फ्यूल को हटा लेंगे तो न फ्यूल रहेगा न चीज़ें जलेंगी, क्योंकि जलता तो फ्यूल ही है। अगर फ्यूल नहीं हटा सकते हैं तो ऑक्सीजन को फ्यूल से जुड़ने से रोक के भी आग को बुझाया जा सकता है। अगर फ्यूल को नहीं हटा सकते हैं तो ऑक्सीजन को फ्यूल से जुड़ने से रोक के भी आग को बुझाया जा सकता है। ऑक्सीजन फ्यूल को जलाती है, और अगर ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं तो फ्यूल नहीं जल पाएगा। ऑक्सीजन फ्यूल से न जुड़े, इसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं, जो आपके स्कूल्स में भी लगे होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड जो झाग जैसी होती है फ्यूल के चारों ओर फेंक देते हैं, तो फ्यूल का कनेक्शन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कट हो जाता है, और बिना ऑक्सीजन के फ्यूल नहीं जल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही फ्यूल को जलाती है, इसलिए आग बुझ जाती है। और जो तीसरा तरीका है आग को बुझाने का, वो है कि आप इग्निशन टेम्परेचर को ही कम कर दीजिए, और इसके लिए फायर पे पानी फेंका जाता है। पानी ठंडा होता है, और जब आग पे पड़ता है तो जलती हुई आग का इग्निशन टेम्परेचर कम करने लगता है, और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आग जाती है, आग बुझ जाती है।
बिजली से लगी आग में पानी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी की वजह से बिजली फैल सकती है और खतरा बढ़ सकता है। पानी गुड कंडक्टर होता है बिजली का, इसलिए बिजली के झटके लग सकते हैं। अगर आग पेट्रोल, डीजल या दूसरे तेल की वजह से लगी है तो भी पानी से नहीं बुझ पाती है, क्योंकि तेल पानी से हल्के होते हैं और पानी डालने से पानी के ऊपर आके जलने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर आगों को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर से ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया जाता है। तो हमने आग लगाना सीखा और आग को बुझाना भी सीखा। आपके इस चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन को हमने समझ लिया, अब हम फ्लेम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोयले को या किसी मोटी लकड़ी को जलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि शुरू में फ्लेम रहती है, फिर कुछ समय बाद फ्लेम नहीं रहती है और बस लाल आग दिखती है, अंगारे दिखते हैं। सारे कंबशंस में फ्लेम नहीं होती है। फ्लेम तभी बनती है जब कोई फ्यूल गैस फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में हो, जैसे एलपीजी या सीएनजी। या कोई फ्यूल जब जले तो उसके अंदर से कुछ गैस या वेपर निकले, तब फ्लेम निकलती है। बिना गैस और वेपर के अब बिना फ्लेम नहीं जल सकती है। देखिए, फ्लेम मतलब हवा में आग लगती है, हवा में कुछ जलता है, इसलिए हवा में ही हमें आग दिखती है। अब हवा तो ऐसे नहीं जल सकती है क्योंकि हवा में फ्यूल नहीं है। लेकिन अगर हवा में ऐसी चीजें जाने लगे जिनमें फ्यूल हो, जैसे एलपीजी गैस स्टोव से एलपीजी जा रही हो और आप आग लगा के इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, तो हवा में आपको फ्लेम दिखने लगेगी। लालटेन में या कैंडल में भी ऐसे ही फ्लेम जलती है। जब फ्यूल को थोड़ी भी हीट मिलती है तो ये वेपर बन जाती है। वेपर मतलब गैस, और हवा में ऊपर जाती है, क्योंकि गर्म चीजें हल्की होकर ऊपर की ओर जाती हैं ग्रेविटी की वजह से। और जैसे ही ये ऊपर जाती है, कैंडल की जो बाती होती है विक, वो जलती रहती है और इसके जलने से इस गैस का इग्निशन टेम्परेचर इस गैस को जलने का इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और ये गैस हवा में ही जलने लगती है। कैंडल में जो कैंडल की वैक्स होती है वो वेपर यानी गैस बन के जलती है, इसलिए फ्लेम दिखती है। वहीं लालटेन में मिट्टी के तेल वेपर यानी गैस बन के जलते हैं। तो कोई भी फ्लेम, वेपर और गैस का होना फ्यूल मिक्स की वजह से जलती है। अब हम फ्लेम को समझते हैं कि कौन सा पार्ट कैसा होता है, कितना गर्म होता है और क्यों गर्म होता है। आपकी बुक में ये कैंडल वाला डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में देखिए 3 जोन है। एक सबसे ऊपर, फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर, जिसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कहा जाता है, और इसका कलर नीला होता है, ब्लू। अगर कहीं भी अच्छी आग लगी हो, अच्छे से कंबशन हो रहा हो, तो आपको नीले फ्लेम दिखेगी, जैसे गैस स्टोव से नीली फ्लेम आती है। और जहाँ जितने अच्छे से कंबशन होगा वहाँ उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, इसलिए वो पार्ट उतना ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए जो आउटर जोन जो आउटर जोन होता है कैंडल का, ये सबसे हॉट होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। फिर मिडिल जोन है, जहाँ पे आपको येलो कलर की फ्लेम दिखेगी। जब अच्छे से कंबशन नहीं होता ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो कंबशन येलो होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि फ्लेम का ये पार्ट हवा से, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये कम कांटेक्ट में है, इसलिए ये मॉडरेटली हॉट होता है। और इस फ्लेम का जो सबसे लीस्ट हॉट, जो सबसे कम गर्म वाली जोन है, वो है जहाँ पे इस कैंडल की बाती होती है, विक। यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन पहुँच पाती है, इसलिए ये ब्लैक या काले रंग का होता है। यहाँ पे कंबशन अच्छे से नहीं होता है, इसे इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स कहा जाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस।
हमें वो कंडीशंस को लिखना है जिनकी वजह से कंबशन हो पाता है। हमें पता है कि कंबशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। हीट यानी इग्निशन टेम्परेचर। तो आइए लिखते हैं, कंबशन कैन टेक प्लेस व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। पहला, फ्यूल, देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न कॉल्ड फ्यूल। एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो जले, जिसे फ्यूल कहा जाता है। फिर दूसरा है ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन होनी चाहिए। फिर हमें चाहिए हीट, द फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर विच इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर। ठीक है, आसान था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज, ये क्या करते हैं, हवा में पोल्यूशन फैलाते हैं। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, एक लिक्विड फ्यूल का नाम बताइए जो हमारे घरों में यूज होता है। हम पहले केरोसिन यूज होता था, अभी एलपीजी यूज हो रहा है। आप दोनों आंसर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि जो एलपीजी है वो गैस होता है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये आपका एलपीजी भी हो सकता है आंसर, और केरोसिन भी। सी है आपका, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फ्यूल को कहाँ तक हीट किया जाता है, हीट इग्निशन टेम्परेचर तक किया जाता है ताकि ये जले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इग्निशन टेम्परेचर। डी है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, अगर तेल की वजह से आग लगी है तो किससे कंट्रोल नहीं की जा सकती, पानी की वजह से, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तो तेल पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर आ जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे पानी कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पानी यूजलेस है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। आपको लिखना है कि सीएनजी के यूज की वजह से हमारे शहरों में पोल्यूशन कैसे कम हो गए हैं। हमें पता है कि जब सीएनजी जलता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पोल्यूटिंग गैसेस और गैसेस नहीं हैं। इनके अलावा बाकी जो चीज़ें जलती हैं एलपीजी और सीएनजी के अलावा, पेट्रोल, डीजल, इनमें से ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि द यूज ऑफ सीएनजी विच इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन ऑटोमोबाइल्स has reduced pollution because CNG produces fewer harmful products compared to diesel and petrol. It releases less carbon monoxide, unburnt hydrocarbons. आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि the use of CNG compressed natural gas in automobiles has reduced pollution because CNG produces fewer harmful products compared to diesel and petrol. तो आपका आंसर कंप्लीट है। और इसको और इलेबोरेट करने के लिए मैंने इसमें 2 लाइन और लिख दिया है। तो इट रिलीजेस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द एयर क्लीनर एंड रिड्यूसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। आप अगर समझ जाएंगे तो भी आंसर्स को लिख सकते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। एलपीजी और वुड को हमें फ्यूल के रूप में कंपेयर करना है। तो हम एक तरफ लाइन डाल देंगे, बीच में लाइन डाल देंगे, एक तरफ एलपीजी लिख देंगे, दूसरी तरफ वुड। और एलपीजी में लिखेंगे कि बर्न्स इजीली एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ढेर सारी हीट आसानी से जल जाती है, ढेर सारी हीट प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, लकड़ी में बहुत धुआं निकलता है। कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, धुएं की वजह से पोल्यूशन होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। एलपीजी में डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक मेकिंग इट क्लीनर, इसमें स्मोक नहीं होती इसलिए ये साफ होती है। वुड लेस इफिशिएंट विद द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एलपीजी के मुकाबले वुड में कम एनर्जी होती है, लेस इफिशिएंट होती है। एलपीजी, अगला है पॉइंट, इज इफिशिएंट एंड हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें कम है इसमें ज़्यादा है। वुड में क्या है, रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर स्टोरेज, इसको ज़्यादा लकड़ी चाहिए। गैस के सिलेंडर के साइज़ की अगर आप लकड़ी ले लेंगे तो आप महीने भर खाना नहीं बना सकते हैं, या जितने दिन आपके यहाँ आपके घरों में एलपीजी गैस चलता होगा, तो ये ज़्यादा इफिशिएंट है। और एलपीजी के लिए हमें ईजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आप डब्बे में भर के भेज देते हैं, हमारे घरों तक डब्बों में ही आता है, सिलेंडर्स में। वुड का क्या है, कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन व्हेन यूज्ड एक्सटेंसिवली, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। अब 5वें क्वेश्चन में हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला है कि
वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। और तीसरा, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड इन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। तो इसके आइए हम रीजंस देते हैं। पहला है कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग, कि अगर बिजली की जहाँ चीज़ें हैं वहाँ अगर आग लगी हो तो हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो लिखेंगे बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सो यूजिंग इट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स मेकिंग दिस सिचुएशन मोर डेंजरस। आसान है ये। दूसरा है एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। ऐसा क्यों है? क्योंकि एलपीजी बर्न्स क्लीनर प्रोड्यूसिंग नो स्मोक विच मेक्स इट हेल्दियर टू यूज इंडोर्स। घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि धुआं नहीं होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इसके अंदर ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? मीनिंग इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी पर यूनिट देन वुड, राइट। एडिशनली इट इज ईजियर टू हैंडल एंड स्टोर। सी है इसका कि पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर, कि पेपर जल्दी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब ये पेपर को हम किसी एल्युमिनियम पाइप के अराउंड इसको रख देते हैं, घुमा देते हैं, लगा देते हैं, चिपका देते हैं, तो ये जल्दी पेपर आग नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप आग लगाएंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता है। उसकी हीट को कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? एल्युमिनियम पाइप, क्योंकि एल्युमिनियम पाइप गुड कंडक्टर है। तो हम लिखेंगे द एल्युमिनियम पाइप absorbs the heat from the paper, preventing the paper from reaching its ignition temperature quickly. Therefore, the paper does not catch fire as easily as it would by itself. देखिए, अगर आपको कोई एक चीज़ याद करके एग्जाम में जाना है, इस भरोसे के साथ कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप हैंडल कर पाएंगे कंबशन का, तो आपको बस ये याद रखना है कि कंबशन होने के लिए हमें चाहिए फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। इसके अलावा इसके बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इसी के अराउंड बन सकता है, हो सकता है इग्निशन टेम्परेचर के अंडर में 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपका फ्यूल से रिलेटेड थोड़ा सा पूछ ले, ऑक्सीजन से रिलेटेड थोड़ा सा पूछ ले, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का हमें एक डायग्राम बनाना है, लेबल जिसमें लिखा हुआ हो। तो आपके बुक में यही वाला डायग्राम बनाया है। आप ऐसे एक कैंडल बना दीजिएगा, ऐसे कैंडल नहीं बनाना आता तो आप एक सिलेंडर बना दीजिएगा, उसके ऊपर एक ऐसे पत्ती जैसा शेप बना दीजिएगा, ये आपका फ्लेम हो जाएगा। यहाँ पे एक विक लिख दीजिएगा। फिर बाकी आपको इसका लेबल करना है। ऊपर वाला हॉटेस्ट पार्ट होगा, मॉडरेटली हॉट होगा, इसके बीच वाला, नीचे वाला सबसे लीस्ट हॉट होगा, और जो ऊपर वाला जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो आपका आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, दूसरा मिडिल वाला मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो, और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स विच इज ब्लैक। 7th क्वेश्चन है कि नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको बताना है किस यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू को, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए ये याद कर लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, केजे केजी, ऐसे याद कर लीजिए, केजे डिवाइडेड बाय केजी, बस। 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। आपको बताना है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे आग को कंट्रोल किया जाता है। तो हम लिखेंगे CO2 कंट्रोल्स फायर बाय 2 तरीकों से। पहला, ये ऑक्सीजन का कट कर देती है जो लिंक होता है, और दूसरा इसके इग्निशन टेम्परेचर को भी थोड़ा सा सोख लेती है, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात होती है ये कि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो लिखेंगे पहला, स्मूदरिंग द फायर, इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई दैट द फायर नीड्स टू बर्न। दूसरा, कूलिंग इफेक्ट, इट एब्जॉर्ब्स हीट which helps lower the temperature of the fire, making it less likely to continue burning, right? 9th question है it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. आपको बताना है कि हरी पत्तियों में जल्दी आग नहीं लगती है, लेकिन सूखी पत्तियों में आग जल्दी लग जाती है। क्यों? आइए लिखते हैं। ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, इनके अंदर बहुत सारा पानी होता है क्योंकि अभी हरी हरी है, विच मेक्स इट, और पानी की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है कि ये रीच आउट करे, जल्दी बढ़े, क्योंकि आप गर्म करेंगे तो पानी उड़ता जाएगा, पानी उड़ता जाएगा, जब पूरा पानी उड़ जाएगा तब जाके पत्तियां जल पाएंगी।
Green leaves contain a lot of water, which makes it difficult for them to reach their ignition temperature. The water needs to evaporate before the leaves can burn. Dry leaves, on the other hand, have no water content, so they catch fire easily. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? आपको बताना है कि अगर जो फ्लेम होती है इसका कौन सा हिस्सा सोनार यूज़ करते हैं सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बस गेस करिए कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा उसी को यूज़ करेंगे। सबसे हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है हमारा? आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो हम लिखेंगे कि अ गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन भी जिसे बोला जाता है, ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों? बिकॉज दिस पार्ट इज द हॉटेस्ट, अलाउइंग द मेटल टू मेल्ट क्विकली एंड इफिशिएंटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलो ईंधन को जलाया गया पूरी तरह से। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर टू बी, जब जो आग निकली, जो गर्मी निकली, जो हीट निकली, उसको जब मेजर किया गया तो पाया गया कि 1,80,000 किलो जूल है। आपको बताना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। अब बताइए कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में नापते हैं? किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल को हम डिवाइड करेंगे किससे? केजी से। 1,80,000 1,80,000 को डिवाइडेड बाई 4.5 इतना कर लेंगे आप। फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको डिवीज़न आता है तो। डिवीज़न नहीं आता है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपके एक नंबर कटेंगे, आपको बाकी के नंबर मिल जाएंगे। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। इसलिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी इस फ्यूल की वो होगी 40,000 किलो जूल पर केजी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। क्या जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको कंबशन कहा जाता है? क्योंकि रस्टिंग में भी ऑक्सीजन जुड़ती है चीज़ों से। तो आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि जंग लगने को हम बोल सकते हैं कि कंबशन हो रहा है? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। डिटेल में इसको लिखते हैं, देखिए। नो, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। Rusting is a slow chemical reaction between iron and oxygen in the presence of moisture, leading to the formation of iron oxide, rust. Combustion, on the other hand, is a rapid reaction that produces heat and light. Combustion क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे heat और light नहीं है। Although both involve oxygen, rusting is a much slower and different process compared to combustion. आप गोलमोल लिखेंगे, थोड़ा सा इसके अराउंड टच करेंगे कि नहीं रैपिड नहीं है, हीट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, तो आपको नंबर पूरे मिल जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 13। आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। आबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इनको एक बीकर में पानी को गर्म करना था। बीकर बोले तो एक ग्लास का कंटेनर। आबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। आबिदा ने क्या रखा? अब देखिए, अगर फ्लेम की बात होगी तो आपको बस ये याद रखना है कि जो सबसे ऊपर वाला होगा वो गर्म होगा, जो मिडिल वाला होगा उससे कम गर्म होगा, और सबसे कम गर्म होगा वो विक वाला, बाती के पास जो उसकी फ्लेम होगी। बस यही इसमें भी आपको लिखना है। तो आबिदा ने रखा मिडिल जोन पे, येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। रमेश kept the beaker in the outermost. रमेश ने बाहर वाले पे रखा, हॉटेस्ट पार्ट पे। Whose water will get heated in a shorter time? किसका जल्दी पानी गर्म होगा? जो ज़्यादा गर्म वाले पार्ट पे रखेगा। ज़्यादा गर्म पार्ट कौन सा है? आउटर जोन है। तो लिखेंगे रमेश का होगा, रमेश रख रहे हैं यहाँ पे। रमेश water will get heated in a shorter time because the outermost part of the flame, the non-luminous zone, इसे non-luminous zone भी कहा जाता है, is the hottest part of the flame, providing more heat energy to the beaker compared to the yellow part of the flame where Abida placed her beaker. इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ, बोनस। आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेद एक पुरानी इंडियन दवाई का तरीका है। इसका मतलब होता है जीवन का ज्ञान। ये लगभग 5,000 साल पुरानी है। सिर्फ हमारे देशों में नहीं, ये बाहर दूसरे देशों में भी ऐसे कई तरीके हैं।
इसमें हमारे शरीर और मन को अच्छा रखने के तरीकों को बताया गया है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वात, पित्ता और कफा। ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का, वात, पित्ता और कफा वाला, वो असल में कंबशन का ही प्रोसेस है जिसकी बात आयुर्वेदा ने की है। जैसे कंबशन के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब चीज़ें जलती हैं, और जब सब कुछ बराबर बैलेंस में मिलता है तो अच्छे से कंबशन होता है। बराबर हवा मिल रही है, बराबर फ्यूल मिल रहा है, बराबर इग्निशन टेम्परेचर मिल रहा है। ठीक ऐसे ही आयुर्वेदा ने कहा कि हमारे शरीर को भी फूड का कंबशन करना होता है, और इसी कंबशन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बात तो सही है। हमारा जो खाना है वो हमारा फ्यूल है, जिसे आयुर्वेदा में कफा कहा गया है। जो ऑक्सीजन है इसे वाता कहा गया है। वाता मतलब वायु, हवा। और इग्निशन टेम्परेचर को पित्ता कहा गया है। पिता नहीं, पित्ता। ये तीनों वाता, पित्ता और कफा मिलके हमारे शरीर की कंबशन को चालू करते हैं। आयुर्वेदा ने इस कंबशन को अग्नि कहा है। आयुर्वेदा में कंबशन को ही अग्नि कहा जाता है। और जिसकी अग्नि जितनी स्ट्रांग होगी उसकी शरीर उतनी स्ट्रांग होगी। ये आयुर्वेदा का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आयुर्वेदा और भी चीज़ों की बात करता है, पर यह आपके चैप्टर से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अपने शरीर के फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर को बैलेंस करके रखिए भाई, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित।